हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो था वो फिनिश किया था, और जैसे कि मैंने आपको मैसेज किया था कि हम जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उस चैप्टर को हम बाद में डील करेंगे जब हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। ठीक है। अब इस चैप्टर को जो बेसिक्स थे वो आप जेनेटिक्स में स्टार्ट कर चुके हो। ये वाला चैप्टर जो है कुछ केमिकल नेचर जो था डीएनए का, वो हमने +1 में भी किया था, जो बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर था। अगर वो चैप्टर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं वो चैप्टर दोबारा से, वो वाला जो टॉपिक जो इससे लिंक करता है वो भी आपको दोबारा से पूरा करवाऊंगी। ठीक है। मैं कहीं ये नहीं कहूँगी कि ये आपने +1 में किया था। अब बात आती है कि कुछ स्टूडेंट्स अभी मुझे ये कह रहे थे कि ये वाला चैप्टर डिफ़िकल्ट है, इसको हम बाद में कर लेंगे। लेकिन बेटा एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, जो शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंगली हमें चलना है। और लॉकडाउन कब तक है कुछ कह नहीं सकते हैं, 3 मई तक तो पक्का है। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारा ये वाला जो टाइम है इसमें हमने अपने सीक्वेंस में ही इसको मेंटेन करना है, और ये चैप्टर आपको आ जाएगा समझ में। नहीं आता है तो आप मुझसे डाउट्स पूछ लीजिएगा, और अगर कोई और मेजर इशू है, बोर्ड वर्क है, तो वो मुझे पता है कि कैसे करवाना है आप लोगों को। आप मुझे बता देना, मैं आपको उस हिसाब से करवा दूंगी। फिर भी कोई चीज़ रह जाएगी तो हमने स्कूल में तो इसको रिवाइज करना ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हो गया है तो स्कूल में आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है। लेकिन एक बार ये सीक्वेंस वाइज में चलने दीजिए, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाए, कहीं जेनेटिक्स चल रही है कहीं कुछ चल रहा है। तो एक बार इसको चलने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके स्टूडेंट्स। लेकिन जिस तरीके से मैं कह रही हूँ उस तरीके से ही आपने इस चैप्टर को पढ़ना है। जब मैं कहूँ कि किताब खोलो तो किताब खोलनी है, अदरवाइज जो मैं कह रही हूँ उसको सुनो और जो नोट्स भेज रही हूँ उसको लिखो। जब जब मैं जो कहूँगी उसको तब तक रीडिंग देनी है। अभी फ़िलहाल जब आप ये जो फर्स्ट वीडियो है आप सुन रहे हो, तो इसके साथ में आपने कोई बुक नहीं खोलनी है। इसमें एक कंसेप्ट्स हैं छोटे छोटे, वो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने इतनी केमिस्ट्री कर रखी है कि आप लोगों को ये जो थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है ये तो कुछ भी नहीं लगेगा देखने में। अगर आप प्राइमा फेसी एक बुक के पेजेस को पलटते हो, इस चैप्टर को देखते हो, तो आपको लगेगा कि अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ये कैसे समझ में आएगा, बहुत डिफिकल्ट है, पहली बार पढ़ रहे हैं। ऐसी जो भी दिमाग में बातें हैं उनको निकाल दो, चैप्टर बहुत आसान है, ये मेरी गारंटी है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमने एनसीईआरटी को चैप्टर को खोलेंगे तो वहाँ पे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं कि डीएनए डिस्कवर होने से पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो ये जो डीएनए है ना, ये वर्ड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जेनेटिक्स में भी डीएनए, जीन्स, ये सारी चीज़ें सुनी। वहाँ पर हमने जेनेटिक्स में हमने जो ये जो डीएनए उसका फिजिकल नेचर की बात करी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली डीएनए होती क्या चीज़ है। बहुत ही सिंपल सा केमिकल है। इससे तो बड़े बड़े केमिकल्स आप लोगों ने, कॉम्प्लेक्स केमिकल्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना चलते हुए सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर को समझने के लिए, दिमाग में कुछ चीज़ बैठे उसको समझाने के लिए मैं पहले डीएनए से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। अब डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। 2 बातें मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर मैं उसको ये कहूँ कि भाई फिजिकली कैसा दिखता है जेनेटिक मटेरियल, तो आप कहोगे कि या तो वो क्रोमोसोम्स की शेप में है या क्रोमेटिन फाइबर्स की शेप में होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि भाई बताओ जो जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली कैसा दिखता होगा, केमिकली कैसा है, किन चीज़ों का बना हुआ है, तो आप कहोगे कि वो डीएनए है या आरएनए है। अब डीएनए की फुल फॉर्म पता है, आरएनए की फुल फॉर्म पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए और आरएनए है ये आपका केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक। अब ये जो डीएनए और आरएनए है इनको हम ना सिंपली में न्यूक्लिक एसिड्स भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बेसिक चीज़ें कहीं बुक में लिख नहीं रखी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड को ही भाई डीएनए और आरएनए कहते हैं। 2 तरह के होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स।
ठीक है। और ये लिविंग सेल्स के अंदर ही मिलेगा, लिविंग सिस्टम्स के अंदर ही मिलेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग है उसमें 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये जो न्यूक्लिक एसिड था ना, इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था। आइसोलेट वर्ड भी होता है, डिस्कवर वर्ड होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिस्कवर का मतलब होता है कि कोई चीज आपने देख लिया, जैसे न्यूक्लियस किसी ने देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा तो उसने कहा कि आई डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब डीएनए जो है केमिकल चीज है, उसको न्यूक्लियस से बाहर निकाल कर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको देखा। उस चीज को हम कहते हैं आइसोलेट करना, ठीक है। तो फ्रेडरिक मैशनर थे, उन्होंने 1868, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, देखो 1868 में तो हम जेनेटिक मटेरियल को हमने बाहर निकाला है, आइसोलेट किया है, और उन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड की बजाय न्यूक्लिन कहा था। न्यूक्लिन क्यों कहा? क्योंकि भाई न्यूक्लियस के अंदर था तो न्यूक्लिन उसका नाम रख दिया। ओके, अब आती है अकरेंस कि भाई डीएनए कहाँ होता है और आरएनए कहाँ होता है। ये एक सिंपल सा पैराग्राफ है आपका, जैसे कि डीएनए जो है हर लिविंग सेल्स ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, लेकिन जो प्लांट में जो वायरसेस रहते हैं ना, उनके अंदर ये आपका डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है। ठीक, अब ये वायरसेस का नाम सुन के तो थोड़ा सा दिमाग सभी का खराब हो रहा होगा। इस कोरोना वायरस ने भी सबको बहुत परेशान कर दिया है। ठीक है, इस कोरोना की वजह से मैं बिना पंखा चलाए आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को भी मम्मी पापा से बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा घर में सारे दिन, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी बेटा। तो चलो अगला पॉइंट करते हैं, इन बैक्टीरियोफेजेस एंड वायरसेस। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्वेड करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। तो वहां पर आपके मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए के सिंगल, कॉइल्ड होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए मिलेगा सब कुछ हर जगह, यानी कि कोई भी लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर डीएनए या आरएनए आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आती है केमिकल कंपोजिशन की, जो हमारा मेन टॉपिक है। अब केमिकली जो है हमारा डीएनए, वो 3 चीजों से मिलकर बना है। कोई भी चीज है, जैसे सोडियम क्लोराइड, अगर आप कहते हो भाई नमक है, टेबल सॉल्ट है, किस चीज का बना हुआ है? 2 चीजों से बना है, सोडियम एंड क्लोराइड। उसी तरीके से डीएनए भी एक केमिकल है, उसकी भी केमिकल कंपोजिशन होगी। तो वो 3 टाइप्स के कंपाउंड्स या 3 टाइप्स के केमिकल्स कह सकते हो आप, समझने के लिए कि वो उससे बना हुआ है। अब वो 3 चीजें हैं क्या? एक तो शुगर, ठीक है, दूसरा आपका फॉस्फोरिक एसिड जिसको हम फॉस्फेट बोल देते हैं सॉरी, और तीसरा होता है एक नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो शुगर है ये हमारी होती है हेक्सोज शुगर, सॉरी पेंटोज शुगर, ठीक है। अब ये पेंटोज शुगर नाम हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, है ना, और उधर बोलते हैं आरएनए के अंदर राइबोज। अब ये इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है वो देखो। ये जो मैं आपको जूम करके इमेज दिखा रही हूँ, ये है आपके किसकी? डीऑक्सीराइबोज शुगर की। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका +2 की केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर है, उसके अंदर भी आएगा। वहां पर भी आपको ये आराम से पढ़ाया जाएगा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या कैसे बनते हैं, शुगर की कैसे होते हैं। तो वो वहां पर भी करना, और यहाँ पर भी मैं आपको जो हमारे डीएनए से रिलेटेड है वो उसको मैं करवा रही हूँ। देखो ये एक पेंटोज रिंग है, ठीक है, इसके अंदर हमारे 5 कार्बन है। यहाँ पर ये O जो है ये ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट कार्बन पोजीशन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये 5th कार्बन पोजीशन। ओके, अब जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्साइल और हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। अब इसको डीऑक्सी क्यों कहते हैं? डी का मतलब होता है निकाल देना, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें से निकाली जाए वो डी कार्बोक्सिलाइजेशन, है ना। डिहाइड्रोजिनेशन जिसमें से हाइड्रोजन आयन निकाला जाए डिहाइड्रोजिनेशन।
उसी तरह से डीऑक्सी, यानी कि यहाँ से यहाँ पर क्या आना था, OH ग्रुप आना था, लेकिन इसका O जो है वो मिसिंग है। तो इसको हम कहते हैं ऐसी शुगर जिसके अंदर इस पोजीशन पे एक ऑक्सीजन नहीं है, कम है, मिसिंग है, इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोज शुगर। और इसके आगे हम अगर केमिकली अगर मोर प्रिसाइज बात करें तो 2 लगा देते। 2 क्या कि 2 कार्बन पे। इतनी बात समझ में आई। तो डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो इस तरह की शुगर होती है। ओके, अब हम बात करते हैं राइबोज शुगर की। राइबोज शुगर के अंदर भाई ये OH ग्रुप है और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, वही 5 कार्बन की पोजीशंस बिल्कुल वही एक यहाँ पर ऑक्सीजन, और इसको हम कहते हैं राइबोज शुगर। ये शुगर किसके अंदर होगी, RNA के अंदर। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट समझ में आया कि जो हमारा डीएनए का फर्स्ट कंपोनेंट है वो होता है एक शुगर मॉलिक्यूल। उसके बाद भाई आता है एक फॉस्फेट ग्रुप जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। एक फॉस्फेट होता है और 4 तरफ उसके ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ये भी हम स्ट्रक्चर करेंगे। ओके, उसके बाद भाई आता है आपका नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेसिस मैं आपको करवा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप एक बार इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और साथ ही साथ में वीडियो को पॉज करके ये राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर को ड्रॉ करके देखिए। ठीक है, जब तक आप अपने हाथ से एक बार रफ कॉपी पे नहीं ड्रॉ करोगे मुद्दा समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगा। एक बार ये मुद्दा समझ में आ जाए फिर जिंदगी भर के लिए ये टॉपिक आपका और सबसे आसान टॉपिक होगा ये आप लोगों के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ।